The magnetic flux through any surface placed in a magnetic field placed in a magnetic field is the total number of magnetic lines of force is the total number of magnetic lines of force is the total number of magnetic lines of force crossing this surface normally. Crossing this surface normally. Crossing this surface normally. Magnetic flux is a scalar quantity and denoted by phi or phi b. Denoted by phi or phi b. देखिए किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलरली जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस पर। फॉर एग्जांपल ये बुक है, अगर ये बुक एक सरफेस मान लिया जाए तो इस सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, ठीक है, वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक, तो इसका मतलब इट इज लाइक काउंटिंग ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि कितना उनकी गिनती कितनी है, कितनी उनकी काउंटिंग है। तो फिर सीधी सीधी बात है कि ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है, क्योंकि एनीथिंग विच कैन बी काउंटेड, जिसको मैं काउंट कर सकूं, तो उसमें तो किसी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। तो मैं ये कहूंगा कि जब ये एरिया है, मैं बेसिकली ये एक सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग को हमने ऐसे सीधे रखने की बजाय हमने ऐसे रखा है ताकि ये बता सके कि पीछे से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आई और आगे से इसके सरफेस से परपेंडिकुलरली निकली। ये जो डॉटेड एरो दिखाया है और यहाँ पर एनकैप दिखाया है, इस एनकैप का मतलब क्या है कि ये इस एरिया पर नॉर्मल की डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली इस एरिया में से पास करेंगी वही हमको मैग्नेटिक फ्लक्स बता देगा, उसी से पता चलेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो है वो B इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड में इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो नोट करेंगे, if a uniform magnetic field B vector if a uniform magnetic field if a uniform magnetic field if a uniform magnetic field B vector passes normally through a plane surface area capital A
passes normally through a plane surface area, passes normally through a plane surface area, capital A, then the magnetic flux through this area is, then the magnetic flux through this area is phi is equal to B into A, phi is equal to B into A, ये होता है। अच्छा, अब अगर ये है हमारे पास, जब मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये परपेंडिकुलरली जा रहा है, तब तो ठीक है, सीधा सीधा बी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी एंगल पर जा रहा है तो आप ड्रॉ करें कि अगर मान लीजिए हमारा जो एरिया है वो एरिया ही इस तरीके से है, थोड़ा टिल्टेड, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पहले था, तो ये डायरेक्शन तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, और ये क्योंकि इस तरह से है तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई एन कैप, और ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। नॉर्मल किस पर होगा? नॉर्मल उस एरिया पर ही तो होगा जो एरिया है एरिया के नॉर्मल, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करा जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया पर, वो जो लूप है उस लूप का जो एरिया है उस लूप के एरिया पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो इसका इसके साथ वाला कंपोनेंट जो है, मतलब ये जो कॉस वाला कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, वो नॉर्मल के अलोंग हो जाएगा, यानी कि इस एरिया पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि इफ द फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल, बट इफ द फील्ड makes an angle, but if the field makes an angle theta with the normal to the surface of the field, surface of the area, sorry, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एरिया, एरिया के सरफेस पर जो नॉर्मल है उसके साथ अगर वो एंगल थीटा बना रहा है तो इसके अलोंग वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा, देन फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी कॉस थीटा, ठीक है। और एरिया, एरिया तो इसका ए है ही, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का लेंगे ना, तो बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। और बी ए कॉस थीटा से हमको ये समझ में आता है कि जब ए बी कॉस थीटा था तो मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोल देता था, जब बी ए कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई इज इक्वल टू हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर, तो जब भी कभी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो इस डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। बोलते ही इस वजह से हैं कि इनके डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, इसके बाद जनरली, जनरली if a small area element dA, या ओवर लिखें, ओवर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट
over a small area element dA vector, the field B vector may be assumed to uniform. May be assumed to be uniform. The field B vector may be assumed to be uniform if theta is the angle between B vector and dA vector as shown तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर तो चलिए एक सर्कुलर एरिया हमने ले लिया था, यहाँ पर भी एक सर्कुलर एरिया ले लिया था। एरिया ले लो थोड़ा सा अजीब सा, ये एरिया हो गया। तो जब भी कभी ऐसा एरिया मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा तो मुझे यही नहीं पता कि इसकी ये जो शेप बनी है ये शेप कौन सी है। सर्कल की शेप मैं जानता हूँ तो मैं सर्कल का एरिया निकाल सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये जो अजीब सी शेप है इसका एरिया मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता। तो ऐसे में जब एरिया कैलकुलेट करना होता है तो हम एक छोटा एलिमेंट ले लेते हैं और उस छोटे एलिमेंट को ही इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, टुकड़ा ले लिया एरिया का डी ए, इसको मैंने बोल दिया ये है डी ए। ठीक है, पूरा एरिया तो कैपिटल ए है, वो कैसे कैलकुलेट करना नहीं पता, इसलिए हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया डी ए। अब ये जो डी ए है इस डी ए पर मैं नॉर्मल बना लेता हूं। तो नॉर्मल मान लीजिए इस डायरेक्शन में एन कैप, और मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड को फिर मैं इसी तरह से लेता हूं, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने बाकी के दोनों केसेस में लिया है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा, ये एन कैप है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके साथ में एंगल बना रहा है वो एंगल हो गया थीटा। तो फिर से वही बात है कि जब मैग्नेटिक फील्ड थीटा बना रहा है तो नॉर्मल के अलाउंग कंपोनेंट क्या हो गया, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा, अभी जो एरिया है वो डी ए है हमारे पास। ठीक, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। इसमें हम ये कहेंगे कि फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर, फ्लक्स थ्रू, ज्यादा लंबा नहीं हो गया था हाँ, है ना? मुझे लगा क्या हो गया, अटक गया ये क्या हुआ। थ्रू एरिया एलिमेंट, आज संडे है ना तो आज मैं डूब गया उसमें। फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर इज, मैं जब मैं जब छोटा भी था ना, मैं जब छोटा भी था तब भी मैं समझने की कोशिश करता था कि ये क्या बोलते रहते हैं। मैं समझने की कोशिश करता रहा, समझ में आज तक नहीं आया। फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए तो पता चला कि नहीं, अरेबिक में कुछ होता है। हाँ, ये जो बोल, इसके बाद भी ये कुछ बोलते हैं ना तो वो कुछ अरेबिक में होता है, नहीं पता। हाँ हाँ, वही चल रहा है। फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर इज डी फाई इज इक्वल टू, डी फाई इज इक्वल टू, अब इसी के अलाउंग मेरे को लेना है, नॉर्मल लूंगा तो एरिया तो डी ए है और ये क्या हो गया बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा डी ए, बी कॉस थीटा इंटू डी ए हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, डी ए को इधर ले आओ, डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा, तो डी फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये तो मैंने डी फाई निकाला, अगर मुझे पूरा का पूरा फ्लक्स निकालना है तो पूरा का पूरा फ्लक्स कैसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन करके।
कितनी बार क्या? वही, मुझे 3 बार का ध्यान है, बाकी तो शायद 5 बार होती है ना नमाज तो। हाँ वो मुझे समझ में नहीं है, वो मुझे सुनाई नहीं देता। वो बस सोनू निगम को सुनाई देता है। वो करता है ना, वो सुबह उठकर रियाज करता है। उसने कंप्लेंट करी थी ना एक बार मुंबई में कि वो सुबह सुबह मेरा डिस्टरबेंस होता है, इससे बंद कराओ इसको। चलिए जी, देन द फ्लक्स ऑफ बी वेक्टर थ्रू द होल एरिया, then the flux through then the flux through the whole area A is I is equal to integration of B vector dot dA vector, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डॉट है ये, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट वाला। ठीक है जी। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, इस वजह से हमने फ्लक्स करा है यहाँ पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नोट करिए। सर हाँ जी बेटा बताइए। सर एक बार समराइज कर दीजिए वाला, ये मतलब पूरा। बता रहा हूँ। कुल मिलाकर ये है कि ये हमने ले लिया कि सबसे पहले मैंने लिया था एक सर्कुलर एरिया, और सर्कुलर एरिया में हमने ये कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है। तो उस केस में भी हमने देखा कि जो फ्लक्स है हमारा वो बी इंटू ए होता है। फ्लक्स बेसिकली, फ्लक्स का आइडिया हमको लगता कहाँ से है कि किसी भी एरिया में से टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास हो रही हैं, वो मेरे को बता देता है कि फ्लक्स कितना है। तो हमने ये कहा कि अगर पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, किसी एक छोटे से एरिया में से अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो मैग्नेटिज्म है, उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो मैग्नेटिज्म है वो अगर बी है, तो टोटल एरिया में कितना हो जाएगा, बी इंटू ए। तो इस तरह से हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्वांटिटी आ गई। फिर मैंने कहा कि अगर वो एक एंगल पर है, तो एंगल पर अगर होता है तो फ्लक्स निकाला जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक। अच्छा, अब तीसरा जो केस है वो जनरल केस बताया कि जब मेरे को एरिया का भी नहीं पता, कि एरिया का कोई पर्टिकुलर शेप तो होगा, कि कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, कोई सर्कल है। तो सर्कल भी नहीं दे रखा, रेक्टेंगल कुछ नहीं दे रखा, ये अजीब सी शेप दे रखी है। तो हम ये कहेंगे कि इस अजीब सी शेप का एरिया कैसा निकाला जाएगा। एक छोटा छोटा से एलिमेंट हम लेंगे डी ए, छोटा एलिमेंट का टुकड़ा ले लिया। तो डीए के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो एन कैप है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डीए के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में, यानी कि एरिया के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मुझे वो मैग्नेटिक फील्ड लेना है। तो एरिया के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन तो एन कैप के अलोंग हो गया। एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीए। ठीक है। तो ये थीटा बन रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, जो अलोंग द एंगल होता है वो बी कॉस थीटा होता है कंपोनेंट। तो बी कॉस थीटा इंटू एरिया कितना, डीए। तो बी कॉस थीटा इंटू डीए करा, डीए को पहले लिख लिया बी डी ए कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट का होता है कि बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, फॉर्मूला होता है ये। और फिर ये तो मैंने डी फाई निकाला, यानी कि इस एरिया के अक्रॉस छोटा सा फ्लक्स निकाला। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं इंटीग्रेट कर दिया बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर है? यस सर। उसके बाद नोट करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ the phenomena of production of the phenomena of production of induced EMF and hence induced current, ब्रैकेट में लिखें, and hence induced current and hence induced current due to a change of magnetic flux.
due to a change of magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction. Is called electromagnetic induction. The phenomena of production of induced EMF. जब कभी भी किसी भी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ या फिर हम कहेंगे एक करंट इंड्यूस होता है, तो हम ये कहेंगे ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, तो इस प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फ्लक्स क्या है? फ्लक्स आपका है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया के अलोंग तो है ना, तो उस एरिया के अलोंग जो टोटल आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी इंटू ए, वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने पर एक करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट प्रोड्यूस होता है तो फिर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? ईएमएफ कोई नई चीज नहीं है, ये किसी सर्किट के अंदर के जो पोटेंशियल होता है उसी को ईएमएफ बोल देते हैं। चलिए जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप नोट करेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले लिखेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, फैराडे जो लॉ है वो दो लॉ हैं इसके। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके दो लॉ हैं, इधर कर रहा हूं। दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ लिखिएगा, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, comma, an EMF and hence a current, an EMF ब्रैकेट में लिखें and hence a current, an EMF and hence a current is induced in it which lasts, is induced in it which lasts, is induced in it which lasts
only so long as the change in flux is taking place. Only so long as the change in flux is taking place. Full stop. This phenomena is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये फर्स्ट लॉ है फैराडे का. phenomena is called electromagnetic this phenomena is called electromagnetic induction. देखिए इसमें ना इन्होंने फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है इसमें ये कहा कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट चेंजेस. एक क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि जहां पर करंट एक जगह से ट्रेवल करके वापस घूमकर फिर वहीं पर आ जाए, मतलब अपना एक लूप कंप्लीट कर ले. ठीक है. तो ऐसे सर्किट में जब भी कभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो चेंज होता है तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट व्हिच लास्ट्स ओनली सो लॉन्ग हैज द फ्लक्स इन इट एज द चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस. मतलब जब तक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहेगा तब तक करंट पैदा होता रहेगा. जहां फ्लक्स कांस्टेंट हुआ कि फ्लक्स ने चेंज होना बंद कर दिया, वहां पर करंट भी इंड्यूस होना बंद हो जाएगा. फ्लक्स जो है वो चेंज कैसे होता रहेगा? फ्लक्स ऐसे चेंज होता रहेगा कि लगातार अगर मोशन होगा किसी भी कंडक्टर का किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे एसोसिएटेड जो एरिया है वो एरिया लगातार ना चेंज होता रहेगा. मैं अभी डायग्राम बनाकर भी समझा दूंगा इस चीज को. वो एरिया लगातार चेंज होता रहेगा. तो जब एरिया चेंज होएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है और एरिया चेंज हो रहा है तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है. ठीक है. फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है और एरिया चेंज हो रहा है दैट मींस क्या है कि फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है. एरिया अगर कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि तब भी मेरा फ्लक्स बार बार चेंज होता जाएगा. जब तक फ्लक्स चेंज होता जाएगा तब तक सर्किट में करंट पैदा होता रहेगा. और जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो आपका मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस है वो भी स्टॉप हो जाएगा. मतलब करंट पैदा नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा. ये हमारा फर्स्ट लॉ था, फैराडे का फर्स्ट लॉ. हाँ जी. फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट पैदा हो रहा है, फ्लक्स की वजह से करंट नहीं है. चेंजिंग फ्लक्स की वजह से करंट है. ठीक है. ये फर्स्ट लॉ है. फर्स्ट लॉ के बाद में सेकंड लॉ नोट करें. सेकंड लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux is equal to the rate of change of, ध्यान देख लेना एक बार खोल देना प्लीज. रेट ऑफ चेंज ऑफ the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit. Magnetic flux linked with the closed circuit mathematically E is equal to d phi by dt. d phi by dt. E का मॉडुलस बना लीजिए, यहाँ पर मॉडुलस लगा दीजिए. मैग्नीट्यूड है इस वजह से मैं मॉडुलस लगा रहा हूँ. देखिए पहला जो लॉ है, पहला लॉ ये कहता है कि जब तक जो आपका फ्लक्स है वो चेंज होता रहेगा तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, करंट पैदा होता रहेगा, मतलब ईएमएफ पैदा होता रहेगा. ठीक है. अच्छा, फ्लक्स के चेंज होने का जो रेट है
वही मेरे को ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कितना होंगे। पहला लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता रहेगा, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा ईएमएफ उसमें पैदा होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, वो जो ईएमएफ पैदा होता रहेगा वो ईएमएफ कितना होगा वो तो बताइए। तो ईएमएफ कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जब भी किसी का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो हम उसका डी बाई डी टी कर देते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ फाइव। ठीक है। और यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस का सिंबल क्यों लगाया है? ये इस वजह से लगाया है कि हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंगे हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, उसकी प्रॉपर एक वैल्यू होती है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस का साइन यहाँ पर लगाया है। ठीक है। ये हमारा सेकंड लॉ है। और फिर देखो, लॉ तो तीन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, लेकिन इसमें से दो लॉ तो फैराडे ने दिए थे, ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, और तीसरा लॉ दिया था लेंज ने, लेंज लॉ। वो देखेंगे पहले, इसमें सेकंड लॉ में आप कुछ नोट करें। सेकंड लॉ में आप लिखेंगे कि सर हाँ जी बताओ। सर फ्लक्स चेंज करने से करंट कैसे आ रहा है? दोबारा बोलो क्या? फ्लक्स चेंज करने से करंट कैसे डेवलप हो रहा है? फ्लक्स चेंज होने से करंट कैसे डेवलप हो रहा है? हम्म। ठीक है। देखिए, ऐसा होता है कि यही तो हमारा पहला लॉ है कि जैसे जब जब फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। आपका सवाल ये है कि ये तो हमने लॉ की बात करी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा। आप ये पूछ रहे हो कि वो करंट प्रोड्यूस हो कैसे रहा है। आप अभी 2 मिनट रुक जाइए, बल्कि 5 मिनट रुको, अभी मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ उसी चीज पर। हम उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि वो करंट प्रोड्यूस हो कैसे रहा है। फिर हम ईएमएफ जो है, ईएमएफ की भी दो टाइप्स देखेंगे, एक मोशनल टाइप, मोशनल ईएमएफ होता है, और एक ट्रांसलेशनल होता है। ट्रांसलेशनल खैर मैं आपको आइडिया दे दूंगा बस उसका। ट्रांसलेशनल जो है वो सिलेबस में है नहीं, मोशनल वाला ही सिलेबस में है। मोशनल ईएमएफ, ये ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा किसी भी सर्किट में, और कैसे फ्लक्स चेंज होगा, और उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से कैसे और कितना ईएमएफ होगा, वो बताऊंगा अभी मैं। फिलहाल तो बस ये फॉर्मूला बता दिया और ये लॉ बता दिया। तो आप ये कहें कि जैसे ये आपका सेकंड लॉ है, एक काम करें, लेंज लॉ नोट करें पहले। लेंज लॉ, दोबारा बोलो। ईएमएफ जो है वो क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, हम ये कहेंगे कि अगर कहीं पर भी करंट है, अगर कहीं पर भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा ही होगा। उसका रीजन क्या है कि हम ये जो हमारा ओम्स लॉ है उसमें हम ये देख चुके हैं कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर कहीं पर करंट है तो ईएमएफ भी है। करंट अगर बढ़ रहा है तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, करंट अगर कम हो रहा है तो ईएमएफ भी कम होगा। तो बेसिकली मैं तो इस चीज को जो ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा और आप लोग भी समझ पाएंगे, वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से समझेंगे कि कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर भी अगर मोशन है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो मैं अभी बताता हूँ आपको, ये तीन लॉ है। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा होता है कि कोई भी सर्किट है ना, तो जैसे मान लीजिए हमने ये बोला कि इंटरनल रेसिस्टेंस होता है किसी भी बैटरी का, तो अगर वहां पर किसी तरीके का भी हमने कोई कंपोनेंट लगाया नहीं है सर्किट के अंदर, तो उसके अंदर जो बैटरी है, उस बैटरी के अंदर की जो वोल्टेज है वो तो कहलाएगी उसकी ईएमएफ। ठीक है। और जब हमने सर्किट लगा दिया तो फिर उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा उसको हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए दो रेसिस्टेंसेस हैं, हमसे ये बोला गया कि किसी एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताओ। वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कहाँ से निकल रहा है? वो उसके ईएमएफ में से निकल रहा है। तो ईएमएफ वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चला जाता है। तो ईएमएफ एक बड़ी क्वांटिटी हो गई और वोल्टेज उसका एक सब्सिडियरी होगी, सबसेट हो गया उसका एक तरह से। ठीक है। तो बेसिकली है दोनों एक ही चीज, दोनों की यूनिट भी वोल्ट से ही है। ठीक है। एक तीसरा लॉ नोट करें इसी में, लेंज लॉ, क्योंकि तीनों लॉ आपस में ना रिलेटेड है। लेंज लॉ क्या है? This law states that the direction of induced current
This law states that the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. Comma, that is it opposes the change in magnetic flux. It opposes the change in magnetic flux. इसके लिए ये कहा जाता है कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। बताया होगा ना टीचर ने भी शायद ऐसा ही, ज्यादातर यही बताते हैं कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, मतलब जिसने इसको प्रोड्यूस करा ये उसी का अपोज करने लगता है। ठीक है, क्या दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर कहीं पर भी फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। दूसरे लॉ में देखा कि इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। और जो तीसरा लॉ है लेंज लॉ, वो ये बताता है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसमें इन्होंने ये बताया दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ही बात है, इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। जो इसको प्रोड्यूस करता है ना ये उसी का अपोज करने लगता है। ठीक है, दैट इज इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। ठीक, कैसे करेगा वो देखिएगा। मैंने बोला कि मेरे पास एक ना सर्कुलर लूप है यहाँ पर ऐसे, इस सर्कुलर लूप में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। एक सर्कुलर लूप है, यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और मैं एक मैग्नेट लेकर आता हूँ। मैं एक मैग्नेट लेकर आता हूँ, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, और इसमें कुछ भी नहीं है, कोई करंट वगैरह नहीं है इसके अंदर, कोई बैटरी नहीं लगा रखी। तो करंट प्रोड्यूस करने का काम इस मैग्नेट का है। हमने क्या करा कि हम इस मैग्नेट को इधर लेकर आ रहे हैं, मैग्नेट को हम धीरे धीरे इधर लेकर आए। तो जब मैं मैग्नेट को इधर लेकर आता हूँ तो यानी कि नॉर्थ पोल आ रहा है इस रिंग के नजदीक। नॉर्थ पोल का मतलब क्या है, जहां पर भी एन होगा वहां पर करंट प्रोड्यूस हो जाएगी और उसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई एंटी क्लॉकवाइज में। तो यानी कि यहाँ पर जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट इंड्यूस हो गया, मैं इसको इधर ले रहा हूँ, तो इट इज बिहेविंग लाइक अ सोलेनोइड। सोलेनोइड का एक रिंग है समझ लीजिए बस, ये उसकी तरह बिहेव कर रहा है, उसका ये नॉर्थ पोल बन गया। और नॉर्थ क्या करेगा, नॉर्थ इस नॉर्थ को ही अपोज करेगा। तो भैया ये मैग्नेट ही तो आई थी जिसने तुम्हारे अंदर करंट प्रोड्यूस करा, और आज तुम इतने बड़े हो गए, आज तुम इस मैग्नेट को ही धक्का दे रहे हो। ठीक है, तो ये वही वाली बात हो गई जब बड़े होकर बोल देते हैं ना पेरेंट्स को, आपने हमारे लिए किया ही किया, हो जाता है ना कई बार गुस्से में। ये वही वाली चीज हो गई कि भाई इस मैग्नेट ने ही तो इसको प्रोड्यूस करा, अगर मैग्नेट ना आती तो चुपचाप पड़ा हुआ था ये, ना गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आने वाला था, गैल्वेनोमीटर भी चुपचाप पड़ा हुआ था। तो जब हम इस मैग्नेट को इसके पास नजदीक लेकर आए, तो जहां पर भी नॉर्थ फेस हो जाएगा वहां पर अगर कोई भी सर्कुलर रिंग है तो उसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, यानी कि यहाँ पर भी एक नॉर्थ फेस डेवलप हो गया। ठीक है, और फिर ये नॉर्थ क्या करेगा, ये इस नॉर्थ को ही रिपेल करेगा, चल भाई चल तू तो लाइक पोल है, हट यहाँ से। ठीक है, तो इट इज अपोजिंग द कॉज व्हिच इज प्रोड्यूसिंग इट। फ्लक्स में जो चेंज होता है, फ्लक्स में चेंज हम कराते हैं, हम कराते हैं। ठीक है, जैसे ये भी मैं इसको, हाँ तो ये उसको अपोज करेगा। एक्चुअली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है कि जब हम एनर्जी को किसी भी तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैग्नेटिक भी तो एनर्जी ही है। पढ़ा है क्या ये टॉपिक, टीचर ने पढ़ाई ये बात, टीचर ने पढ़ाई ये बात।
अच्छा नहीं नहीं, ये बताते हैं जनरली टीचर्स, ये बताते हैं कि ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह ही है कि आप अगर किसी चीज को इस डायरेक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो उस डायरेक्शन में चेंज करके उसको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि ये इसको प्रोड्यूस कर रहा था, इसने इसी को अपोज करा। 2-3 लाइन लिख लेना इसमें। इसमें लिखे व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स अ क्लोज्ड कॉइल, is moved towards a closed coil, the induced current in the coil flows in anti-clockwise direction. Flows in anti-clockwise direction. Flows in anti-clockwise direction. Flows in anti-clockwise direction. फिर आप कहेंगे the face of the coil develops a north polarity. The face of the coil develops a the face of the coil develops a north polarity and thus opposes the motion of the north pole of the magnet. And thus opposes the motion of the north pole of the magnet. नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब इसके बाद दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में मैंने क्या करा, गैल्वेनोमीटर यहां अटैच कर दिया। ओरिजिनली यहां पर ही नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि मैग्नेट जो है ओरिजिनली यहां पर थी, मैं मैग्नेट को अब यहां से दूर लेकर जा रहा हूं खुद से। जैसे खुद से पहले मैं इसको इधर लेकर आया था, हम मैं मैग्नेट को इस तरफ लेकर जा रहा हूं यहां से। तो मैग्नेट को जब हम दूर लेकर जा रहे हैं यहाँ से, तो फिर यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर नजदीक लाने पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो गई थी, तो दूर ले जाएंगे तो साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी इधर। साउथ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। और अब क्या होगा कि अब जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है, ये किस तरह से हुआ है। अच्छा, अगर इस तरीके से समझने में दिक्कत हो रही हो ना कि भाई मैं इसके अंदर से और फिर मैं इसको ऐसे लेकर जा रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप इस मैग्नेट को यहां से लेकर आए हैं और यहां से आपने इसके अंदर से निकालते हुए आप इस तरफ ले जा रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको यहां से लेकर आए हैं, तो साउथ फेस जो है वो यहाँ पर इसके नजदीक है, तो वो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज करंट डेवलप कर देगा। ये जो क्लॉकवाइज करंट है, ये क्लॉकवाइज करंट की वजह से यहाँ पर साउथ फेस डेवलप हो गया। दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसके इस डायरेक्शन में जाने की वजह से यहाँ साउथ फेस बना है। तो ये साउथ इस नॉर्थ को अब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि अगर ये दूर जा रहा है तो फिर ये इसको कहेगा कि नहीं भाई पास आ जाओ, पास आएगा तो कहेगा नहीं भाई दूर चले जाओ। समझ गए। तो अगेन क्या है, अगेन ये उस चेंज को अपोज कर रहा है जिस चेंज ने इसको प्रोड्यूस करा है। यहाँ पर चुपचाप मैग्नेट पड़ी हुई थी, मैग्नेट जब इधर जाने लगी तो यहाँ साउथ फेस बन गया। तो इसकी वजह से साउथ फेस बना तो यहाँ क्लॉकवाइज करंट हुआ,
तो इस मैग्नेट के मोशन की वजह से यहाँ पर करंट आया है, और फिर ये जो करंट लूप बन गया यहाँ पर, ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, इसके इस मोशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हालांकि कर नहीं पाएगा, क्योंकि उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम उसको मूव करके ले जाएंगे इधर, लेकिन इसकी टेंडेंसी होगी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अपोज ये हो गया ना कि भाई ये तो इस डायरेक्शन में जा रही है मैग्नेट, और ये जो साउथ फेस यहाँ पर बन गया है, साउथ इसको नॉर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये राइट में जा रही है, वो उसको लेफ्ट में खींच रहा है। ठीक है, खत्म खत्म हो गया। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी कभी जिस तरह से बड़े बड़े रिंग्स बने रहते हैं ना किसी भी मैकेनिकल इंजन के अंदर, बड़े बड़े रिंग्स बने रहते हैं और सिलेंड्रिकल पिस्टन्स होते हैं। सिलेंड्रिकल पिस्टन्स जो हैं वो मैकेनिकल जो ये रिंग्स होते हैं, मैकेनिकल रिंग्स में अंदर बाहर लगातार जाते हैं, तो उसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस होता है। सेम वही चीज हमने पहले भी करी है कि अगर कोई सोलेनॉइड होगा, यानी कि कोई क्लोज रिंग होगा, उस रिंग में आप मैग्नेट का बार बार मोशन कराएंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो जब तक आप वो मोशन कराते रहेंगे तब तक करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। और जैसे ही आपने कहा कि नहीं भाई नहीं, मोशन कराना हमने बंद कर दिया, तो करंट फ्लो करना भी बंद। ठीक है, तो इसमें भी आप लिखते हैं व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज टेकन अवे फ्रॉम द क्लोज्ड कॉइल, ये मिटा रहा हूं। When the north pole of the magnet is taken away from the closed coil, the induced current in the coil flows clockwise. In the coil flows clockwise. The induced current in the coil flows clockwise, and the face of the coil develops a south polarity, and thus attracts the north pole of the magnet, and hence opposes the motion. और ये मोशन ही तो है जिसने इसको प्रोड्यूस करा है, and hence opposes the motion. ठीक है, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस मैं अभी आ रहा हूँ। Taking into account Lenz's law for the direction of induced EMF, for the direction of induced EMF, Faraday's second law takes the form E is equal to minus d phi by dt. E is equal to minus d phi by dt. ठीक है,
तो ये क्या है कि हमने अभी ये देखा था कि फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो जब मुझे डायरेक्शन पता चल गई, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि जब जिस चेंज ने उसको प्रोड्यूस करा वो उसी को अपोज करता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो इसलिए ये अगर मैं ई का डायरेक्शन लेकर चलूँ तो वो नेगेटिव होगा, जिस डायरेक्शन में वो आपका फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी हो गया। फिर हम ये कहेंगे कि इफ द कॉइल कंसिस्ट सर ऑफ, हाँ जी सर एक बार और बता दीजिए वाला। फिर से समझिए। भाई हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये चीज जो है, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट यहाँ से यहाँ आ रही है, तो आप ये देखिएगा कि इस मैग्नेट के यहाँ से यहाँ आने पर हो क्या रहा है कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट अगर कहीं से भी मूव कर रही है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होते होते, मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मैग्नेट को मूव करेंगे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर अगर मैग्नेट है तो इसकी वजह से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा नजदीक लेकर जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। एरिया तो इसका सेम है लूप का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वही तो फ्लक्स है। तो इसका मतलब जब मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर आ रहा हूँ, दैट मीन्स फ्लक्स इज चेंजिंग। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पर एक करंट डेवलप हो गया। वो करंट जो है वो उस करंट की डायरेक्शन इस तरीके की है कि वो इस फ्लक्स के चेंज का ही अपोज करने लगेगा, यानी कि मैग्नेट के इधर आने का ही अपोज करने लगेगा। तो इसका मतलब जो ये इंड्यूस्ड करंट है, इसकी डायरेक्शन ने ही मुझे ये सजेस्ट करा है कि जो चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स कैसे हो रहा है, मैग्नेट के इधर आने से, ये उसका अपोज कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है। तो इस वजह से जब वो डायरेक्शन उसका अपोजिंग डायरेक्शन है, अपोजिंग डायरेक्शन मतलब उसका नेचर है उसको अपोज करने का, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन लगाया है। चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस वजह से नेगेटिव साइन लगाया है। समझ गए? यस सर। ठीक है। पर यहाँ पर क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि यहाँ पर मैंने मॉडुलस लगाया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। उसके बाद बस एक चीज और नोट करें, इफ द कॉइल हैज हाँ आपने इस पे लिखा है, देखिए वो क्या बताओ, हमें लिख रहा है उसके बाद आप मिटा दो वैसे कपड़े से तो मिट जाएगा। हाँ, ऐसे इसके पीछे क्या लॉजिक है? अच्छा ये तो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है। डिफ्यूजन का मैंने डिफ्यूज होने का टाइम नहीं दिया उसको। सॉलिड सॉलिड में भी तो डिफ्यूजन होता है ना, सॉलिड टू सॉलिड। अगर हम इसको लिखकर छोड़ दें ना, अभी बताऊंगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। कौन सा? नहीं नहीं, बहुत 2-3 दिन से तो लिखा हुआ, मैं बताऊंगा, 2-3 दिन की लंबी कहानी है। इफ द कॉइल हैज एन टाइटली वूंड टर्न्स, if the coil has n tightly wound turns, अभी बताता हूं, then this EMF will be E is equal to minus n d phi by dt। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने 9th क्लास में या 9th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक एग्जांपल होता है कि अगर जो गोली आती है ना डिस्प्रिन की, सरदर्द की जो गोली आती है, उसको अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए तो वो जो सॉलिड होती है वो गोली, वो पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाती है, उसमें घुल जाती है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये तो सॉलिड का डिफ्यूजन हो गया लिक्विड के अंदर। फिर हमने क्या करा कि एक अगरबत्ती है हमारे पास, वो अगरबत्ती को हमने जलाया, इंसेंस स्टिक को, तो वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाती है। इस रूम में जलाओगे, मतलब इस कोने में चलाओगे, तो पूरे घर में वो उसकी खुशबू फैल जाएगी। तो पहले तो वो सॉलिड थी ना, तो सॉलिड पार्टिकल्स का डिफ्यूजन कहाँ हो गया? गैस में हो गया। सॉलिड का सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। अगर छुट्टियों से पहले जब स्कूल में छुट्टी होती थी ना, और ब्लैक बोर्ड पर टीचर कुछ लिख देता था, वो लिखने के बाद में जब 2 महीने की या 1.5 महीने की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुला करता था, तो उसको मिटाने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती थी। और बल्कि क्या करा जाता था कि गीले कपड़े से उसको साफ किया जाता था ताकि वो ढंग से मिट जाए, क्योंकि जो चौक के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक बोर्ड के सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं खुद भी ये सोच रहा था, मैंने कहा कि क्या इसमें भी ये होता है? तो इसमें भी ये होता है। ये हमने कब देखा? लास्ट ईयर जब कोरोना का बहुत ज्यादा टाइम चल रहा था, तो हम क्या करते थे, हम डेट डालते थे यहाँ पर इस बोर्ड पर। तो यहाँ में पढ़ाता तो था नहीं, फिर मैं अंदर पढ़ाता था, ऑनलाइन लेता था क्लास।
तो हमने यहाँ पर डेट डाली, उस डेट में हम लिखते थे नंबर ऑफ केसेस, है ना, फिर अगली डेट, फिर उस पर नंबर ऑफ केसेस, फिर अगली डेट। वो मेरा छोटा भाई करता रहता था इस काम को, तो वो यहाँ से लेकर वहां तक भर गया था। उसके बाद वो उसको साफ करे जा रहा है, करे जा रहा है। जब 3-4 महीने हो गए, ये बोर्ड बहुत मुश्किल से साफ हुआ था, तो वो मिट नहीं रही थी चीजें, तो उसको फिर हमें थिनर से साफ करना पड़ा था। तो इस वजह से ये चीजें डिफ्यूज हो जाती है, डिफ्यूजन कहलाता है, सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन पार्टिकल्स का। चलिए जी, इसके बाद आप नोट करेंगे एक न्यूमेरिकल, इसमें लिखेंगे अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेसिस्टेंस a square loop of side 10 centimeter and resistance of 0.70 ohm is placed vertically and resistance of 0.70 ohm is placed vertically resistance of 0.70 ohm is placed vertically in the east-west plane, vertically in the east-west plane. Full stop. East-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla a uniform magnetic field of 0.10 Tesla 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. Is set up across the plane in the north in the northeast direction. In the northeast direction, full stop, the magnetic field is decreased to 0 the magnetic field is decreased to 0 in 0.70 seconds at a steady rate. At a steady rate, full stop. Determine the magnitude of induced EMF and current. Induced EMF and current during this time interval. During this time interval. अब देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेसिस्टेंस ऑफ 0.70 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन।
इसको वर्टिकली रखा जाता है कौन से प्लेन में, ईस्ट वेस्ट प्लेन में। तो मैं पहले ईस्ट वेस्ट प्लेन देखूंगा क्या है। ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली रखा जाता है एक स्क्वायर लूप को। तो ईस्ट वेस्ट प्लेन तो ये हो गया पूरा का पूरा, वही जो ईस्ट और वेस्ट में जो प्लेन बन रहा है। और यहाँ पर इसको वर्टिकली रखा जाता है, मतलब ऐसे रख दिया जाता है, एक स्क्वायर लूप है। और स्क्वायर लूप की साइड कितनी दे रखी है, 10 इधर और 10 इधर। तो इससे तो स्क्वायर लूप का एरिया निकल जाएगा, जैसे वहां पर हमने सर्कुलर लूप देखा था, तो यहाँ पर स्क्वायर लूप है। फिर ये बोल रहे हैं a uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the north east direction। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। तो ये नहीं बताया क्या एंगल, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बराबर बराबर एंगल, यानी कि 45 डिग्री। मतलब इस पर हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया, हॉरिजॉन्टल क्या कहलाएगा, एन कैप, ठीक है, नॉर्मल तो एन कैप हो गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 45 डिग्री। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है भाई। ईस्ट वेस्ट प्लेन, ईस्ट वेस्ट प्लेन मतलब क्या है कि ये जो ईस्ट वेस्ट का जो ग्राउंड सरफेस बना हुआ है, यहाँ पर आपका इस प्लेन में वर्टिकली रखा हुआ है। इसको अगर हॉरिजॉन्टली रखा रहता तो ईस्ट वेस्ट प्लेन में इसको बिछा देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। लेकिन वर्टिकली रखा हुआ है, यानी कि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हो गया, ठीक है, समझ गए। तो जब नॉर्थ ईस्ट में है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में क्या एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो बी कितना दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, 0.10 टेस्ला। और जो एंगल है थीटा, दैट थीटा इज 45 डिग्री। अब वो बोल रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0 इन 0.70 सेकेंड्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर दिया जाता है, चलिए, और कहां तक, 0.10 से घटा घटाकर उसको 0.0 यानी कि 0 पर ले आते हैं। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, ये निकालना है। तो देखिएगा जरा, जो हमारा फ्लक्स है, मुझे तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन डी फाई बाई डी टी अगर आ जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो रेसिस्टेंस दे ही रखा है, ईएमएफ इज जस्ट लाइक वोल्टेज। ओम्स लॉ लगाकर मैं करंट तो वैसे ही निकाल दूंगा। तो अब आप ये देखिएगा कि फाई जो है, बताऊंगा ना, लास्ट में बताऊंगा। इन्होंने लास्ट में ये भी पूछा करंट बताना है, ईएमएफ आ गया, रेसिस्टेंस आ गया, करंट आ जाएगा। तो फाई मैक्स क्या होगा, फाई मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, 0.10 टेस्ला। तो बी ए कॉस थीटा, बी कितना है 0.10, बेटा एरिया कितना है इसका, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका एरिया कैसे निकलेगा, 10/100 इंटू 10/100, समझ गए। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 10/100 मीटर हो गया, मीटर में ही तो निकालेंगे। और कॉस थीटा मतलब कॉस 45 डिग्री। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 0.10 का मतलब भी 0.1 है, ये भी 0.1, ये भी 0.1, और ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अच्छा, 1/√2 की वैल्यू जो है वो 0.707 होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, ठीक। √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो मैं इसको बोल दूंगा 0.7, ये तो आ गया 0.7, और यहाँ पर 0.1 है तो अपॉन 10,
यहाँ पर 0.1 है तो अपॉन 10, यहाँ पर 0.1 है तो अपॉन 10, यानी कि 10 की पावर 3 नीचे तो ऊपर आकर 10 की पावर -3। ठीक है, 10 की पावर -3, 0.7 इंटू 10 की पावर -3 ये आ गया। बेटा ये जो होता है इसकी यूनिट होती है फ्लक्स की वेबर। वेबर, WB शॉर्ट में लिख देते हैं, स्पेलिंग होते हैं इसके WEBER, वेबर। फिर वेबर और टेस्ला में क्या अंतर होता है वो यहां से समझ जाएंगे आप। हमने ये कहा था ना फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो ए होता है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला जो है टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर ये होता है। ठीक, खैर अब आप ये देखिए, ये तो मेरे पास 5 मैक्स आ गया, मतलब मैक्सिमम तो फ्लक्स इतना था। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हम ये कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि मॉडुलस ई इज इक्वल टू क्या है, डी फाई अपॉन डी टी। अगर फाई का कोई एक्सप्रेशन दे रखा होता तब तो मैं उसको डिफरेंशिएट करता, एक्सप्रेशन तो दे नहीं रखा, तो इसका मतलब क्या है कि ये डी फाई का मतलब क्या है, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई मैक्स -0। -0 क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि उन्होंने बोला है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना इज सेट अप अक्रॉस दिस, अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0। डिक्रीज टू 0, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया तो फ्लक्स तो 0 हो ही गया, तो चेंज इन फ्लक्स क्या आ जाएगा, 5 मैक्स -0। भाई शुरुआत वाला फ्लक्स ये था, बाद वाला फ्लक्स ये है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सुनो सुनो सुनो, वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर ये आता है दिमाग में कि भाई फाइनली तो 0 हो गया ना फ्लक्स, और इनिशियली इतना था जो मैं 5 मैक्स बोल रहा हूँ, तो 0 - 5 मैक्स करूंगा तो भी नेगेटिव तो मुझे लेना नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है। तो आप ज्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है। हाँ, अगर यहाँ पर वो बोलते कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो फिर फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स करता मैं चेंज इन फ्लक्स को। तो ये हो गया 5 मैक्स -0, मतलब शुरुआत में हमारा फ्लक्स इतना था, फाइनली 0 हो गया अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम ये है कि इतने से टाइम में ही तो कर रहे हैं 0.70 में। ये चीजें मुझे ना ऐसी कंडीशन बड़ी अच्छी लगती हैं कि ऊपर भी 0.7 नीचे भी 0.7, तसल्ली से मिल जाती है कुछ। हाँ, तो 0.7 इंटू 10 की पावर -3 और -0 अपॉन 0.7 है, तो ये -0 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0.7 से 0.7 कैंसिल, 10 की पावर -3 क्या, वोल्ट। ये तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, इसको बोल देना चाहे तो 1 मिली वोल्ट। 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली, 1 मिली वोल्ट। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद वो इसका इंड्यूस्ड करंट पूछ रहे हैं, तो करंट तो निकाल लेंगे। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सबको समझ में आ रहा है, सारे बड़े शांत बैठे हुए हैं। अनुभव क्लियर है? यस सर। सर एक बार लास्ट में समराइज कर दीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, चलिए ठीक है। तो इसमें क्या है कि शुरुआत में इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.10 टेस्ला दे रखी है। थीटा 45 डिग्री कैसे आया, क्योंकि उन्होंने बोला ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली रखा हुआ है स्क्वायर, तो वर्टिकली स्क्वायर को मैंने ऐसे रख दिया, ईस्ट और वेस्ट प्लेन, ईस्ट और वेस्ट प्लेन जो है वो इस तरह से हो गया। ठीक, तो स्क्वायर को वर्टिकली ऐसे रखा हुआ है, और उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन। तो बीच का डायरेक्शन मैंने 45 डिग्री ले लिया, बिल्कुल एग्जैक्टली वो जो मिड में जो रास्ता निकलेगा वो 45 डिग्री पर ही जाएगा, तो इसलिए मेरा थीटा तो हो गया 45 डिग्री। और जो हमारा फ्लक्स है वो फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से तो बी कितना है 0.10। एरिया कैसे निकाला, क्योंकि स्क्वायर की साइड दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करा, 10/100 इंटू 10/100, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। तो 10/100 इंटू 10/100 और cos 45 होता है 1/√2। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.7, ये भी 0.1, ये भी 0.1, ये भी 0.1, यानी कि तीनों के डिनोमिनेटर में 10 10 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 की पावर 3, यानी कि न्यूमरेटर में 10 की पावर -3, तो 0.7 इंटू 10 की पावर -3 वेबर हो गया। फिर जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी।
डी फाई क्या है? चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? शुरुआत में फ्लक्स था 0.7 इंटू 10⁻³ और फाइनली उन्होंने बोला द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0। जब मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करके 0 पर पहुंचा दिया गया, तो जब मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा तो फ्लक्स भी तो 0 हो जाएगा। दैट्स वाई उस दूसरे वाले फ्लक्स को मैंने 0 बोल दिया। तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया? दिस फाइव मैक्स माइनस 0। ये क्लियर है? यस सर। अपॉन कितने टाइम में ये हुआ? 0.70 में। तो 0.7 से 0.7 कट गया, 10⁻³ वोल्ट आ गया। ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आने के बाद में फिर करंट निकालना बेहद आसान है। हम ये कहेंगे बाई ओम्स लॉ। हाँ, फिर से पॉइंट्स। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बाई ओम्स लॉ मैं बोलूंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना था? 10⁻³ और आई कितना है? आई निकालना है मेरे को, सॉरी। तो ये 0.70 दे रखा है, तो 0.7 हो गया मल्टीप्लाइड बाई रेसिस्टेंस। नीचे आएगा ना? ओके ओके ओके, अभी ठीक है। 0.7 10⁻³ अपॉन 0.7, ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड करंट। और ये 1.4, आई इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या फिर 1.4 मिली एम्पियर बोल दीजिए, मिली एम्पियर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे। इस तरफ कर रहा हूं, चलिए यहीं लिख लेते हैं। A coil with an average diameter a coil with an average diameter of 0.02 meter is placed perpendicular of 0.02 meter is placed perpendicular to a magnetic field of 6000 Tesla. Tesla, if the induced EMF is 11 volt, if the induced EMF is 11 volt, if the induced EMF is 11 volt, when the magnetic field is changed to 1000 Tesla, when the magnetic field is changed to 1000 Tesla, 1000 Tesla in 4 seconds, in 4 seconds, what is the number of turns in the coil, comma, what is the number of turns in the coil? ये भी CBSE में 2004 में आया था।
अच्छा, अ कॉइल विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ 0.02 मीटर, तो यहाँ पर जब इन्होंने डायमीटर की बात करी है तो डायमीटर तो सीधी बात है कि वो सर्कल का ही होगा। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब अगर कॉइल है, ये कॉइल अगर मेरे को दे रखी है, मान लीजिए ऐसे सर्कुलर कॉइल है और इसका डायमीटर 0.02 है, तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया, 0.01 मीटर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन्होंने बोला कॉइल विद एन एवरेज डायमीटर इतना इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, तो वो थीटा बीटा का चक्कर मेरे लिए खत्म हुआ, फ्लक्स सीधा क्या हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला वाला केस। अच्छा, अब हम ये कहेंगे प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला, तो मैं ये कहूंगा कि शुरुआत में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था उसको मैंने फाई 1 मान लिया, फाई 1 मानो या फाई 2 मानो, वो आपकी मर्जी है। फाई 1 हमने मान लिया, जो शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड था, तो वो क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। ठीक है, अब बी कितना है, बी दे रखा है बेटा 6000, मल्टीप्लाइड बाई एरिया क्या हो जाएगा, इस लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर। मैं अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। फिर मैंने कहा फाई टू क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 11 वोल्ट, मतलब दे रखा है कि ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू 11 वोल्ट दे रखी है। when the magnetic field is changed to 1000 टेस्ला in 4 seconds, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1000 टेस्ला हो जाता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 11 वोल्ट होता है। इसका मतलब हमारा फ्लक्स चेंज होकर क्या हो जाएगा, अब मैग्नेटिक फील्ड 1000 टेस्ला हो गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, हाँ तुम्हारा क्या है, गलत है, 28, तो एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। तो ईएमएफ कितना है 11, नंबर ऑफ टर्न्स पूछा है ना, अगर सिर्फ एक ही टर्न होता तो डी फाई बाई डी टी, नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाई डी फाई क्या होगा, डी फाई हो जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन टाइम, टाइम कितना दे रखा है 4 सेकेंड्स, इस 4 को तो इधर ले आओ 44 हो गया, एन मल्टीप्लाइड बाई फाई 1 माइनस फाई 2 कितना हो जाएगा 6000, 6000 इंटू पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर, कॉमन आ जाएगी, और माइनस 1000 इंटू पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आ गया 28, 28 आना चाहिए इसका आंसर। 44 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई, देखिए पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एन मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचा 6000 माइनस 1000। 44 इज इक्वल टू एन इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 इंटू 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 6000 माइनस 1000 हो गया 5000, पॉइंट गया तो नीचे 100, इसका पॉइंट गया तो नीचे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 22 22 टू जा 44, ये 7 इधर चला गया तो 14, बल्कि ये करो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 2 जा 28,
n इज इक्वल टू 28, तो 28 टर्न्स है इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है? सभी को इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। अच्छा, अगला टॉपिक है आपका मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ जो है, मोशनल ईएमएफ से वो चीज पता चलेगी, आप में से किसी ने पूछा था कि जो चेंज इन फ्लक्स है, वो चेंज इन फ्लक्स ही इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर कैसे होता है। किसी ने पूछा था, शायद तुमने पूछा था, पता नहीं, ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन शायद किसी ने पूछा था। तो ये मोशनल ईएमएफ वाले में बताऊंगा, कल लेता हूँ आपकी क्लास, कल कराता हूँ। ठीक है, और चेक कर लीजिएगा, कल रात को 9 बजे ही ले पाऊंगा क्लास। ठीक, ये समझ में तो आ गया ना ये वाला न्यूमेरिकल सभी को? Yes, sir. यस। चलिए जी, ठीक है जी, ओके, नमस्ते। नमस्ते, Thank you, sir. ओके।